हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल यात्राइज पर आप सभी का स्वागत है। तो हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है अभी, हम इस पीडी का प्रत्येक दिन 50 एमसीक्यू देखते हैं और उस एमसीक्यू का एक एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। साथ में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होता है जो पीपीएससी के लिए जरूरी है, साथ में बीएसएससी के लिए जरूरी है, मैं उस पर भी चर्चा करते हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है। तो अभी इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि इस वीडियो में हमारा जो मुख्य है, हम 650 से लेके 650 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 700 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं 651वां क्वेश्चन कौन। पहला क्वेश्चन जो है हम लोग के समक्ष क्या है कि किस राज्य के गांव धुरमारस किस राज्य के गांव धुरमारस को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया। तो छत्तीसगढ़ का यह गाँव है। तो हमको याद रखना है कि जो घुरमारास गांव है वो छत्तीसगढ़ का गांव है। इसको संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव चुना गया है और इसका चुनाव किस कार्यक्रम के तहत हुआ है? तो उन्नयन कार्यक्रम के तहत हुआ है। तो हमारे समक्ष जो एक संस्था का नाम आपके समक्ष आया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की जो स्थापना 1975 में हुई, इसको याद रखेंगे कि 1975 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना हुई है। इसको UNWTO भी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन भी इसको बोला जाता है। इसको भी याद रखेंगे। इसका स्थापना 1975 में हुआ था और इसका जो हेड क्वार्टर का है मैड्रिड, स्पेन में है। तो स्पेन के अंदर जो मैड्रिड शहर है वहाँ इसका हेड क्वार्टर, इसको भी याद रखेंगे। और यह जो संस्था है यूएनओ का एक विशेष एजेंसी है, यूएनओ का एक स्पेशल एजेंसी है, इसको भी याद रखेंगे। और इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। तो इसको याद रखेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण रिपोर्ट से सवाल हमेशा आता है। तो आप देखें कि इसके द्वारा जो रिपोर्ट आता है, एक सबसे बड़ा रिपोर्ट है वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर। तो वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर एक रिपोर्ट आता है, वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर एक रिपोर्ट आता है, इसको याद रखेंगे। इसी के द्वारा जारी होता है। साथ में टूरिज्म हाइलाइट्स करके भी एक वार्षिक रिपोर्ट आता है, इसके द्वारा जो है टूरिज्म हाइलाइट्स करके एक वार्षिक रिपोर्ट आता है, वो भी याद रखेंगे। साथ में एक रिपोर्ट आता है इंटरनेशनल टूरिज्म आउटलुक रिपोर्ट भी आता है। तो इंटरनेशनल टूरिज्म आउटलुक रिपोर्ट भी आता है। तो इसकी याद रखें। इस तरह का एक रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ये कौन जारी करता है? आप लोगों के समक्ष जो है क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF जारी करता है। यूपीएससी द्वारा इसको 2014 में पूछा गया था। और जो UNWTO है यानी कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है, भारत उसका पूर्ण सदस्य, इसको भी याद रखेंगे। जो भारत है उसका पूर्ण सदस्य है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के समक्ष क्या है? हमारे समक्ष अगला प्रश्न है कि खबरों में रहा नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो कर्नाटक में, इसको याद रखेंगे। नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में? कर्नाटक में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना 1972 का जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसी के तहत किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क बनाया जा सकता है, इसको भी याद रखेंगे। इसको अपग्रेड करके हम नेशनल पार्क बना सकते हैं, लेकिन किसी भी नेशनल पार्क को डिग्रेड करके हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बना सकते। ऐसा पावर किसी भी राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को नहीं दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को हाल में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा खेल राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दो लोग हैं, हरभजन सिंह है और सानिया मिर्जा। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को जो है खेल राजदूत नियुक्त किया गया। किसके द्वारा? दुबई स्पोर्ट काउंसिल के द्वारा खेल राजदूत नियुक्त किया गया। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के तटीय गांव को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार करने की मान्यता दी गई है? तो सुनामी तैयार करने की मान्यता दी गई है। तो आप देखेंगे उड़ीसा जो है, उड़ीसा का जो तटीय गांव है उसको जो है सुनामी के लिए तैयारी करने के लिए दी गई है, क्योंकि सुनामी जैसा आपातकालीन स्थिति आता है तो उससे जो है रेजिलेंस का पावर जो है सबसे ज़्यादा उस गांव ने विकसित किया है। तो इसको दिया गया है। यूनेस्को के बारे में जानते हैं कि यूनेस्को जो है यूएनओ का एक विशेष एजेंसी है। यूनेस्को क्या है? यूएनओ का एक विशेष एजेंसी, इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% की छूट का ऐलान किया है? तो देखें कि तेलंगाना जो इलेक्ट्रिक वाहन, आप देखेंगे पूरे दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक वाहन आ रहा है, ताकि भारत का जो BOP है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, आप देखेंगे कि जो भारत का ट्रेड डेफिसिट है सर्वाधिक किसके कारण है? तेल आयात के कारण है। तो हम क्या कर रहे हैं कि और सर्वाधिक तेल का कंजप्शन किस क्षेत्र में? तो देखेंगे कि परिवहन के क्षेत्र में। तो भारत सरकार चाह रही है कि अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन का उपयोग किया जा सके, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो भारत सरकार का है उसको ठीक किया जा सके। तो इसको याद रखेंगे। तो भारत सरकार की जो नीति है कि 2030 तक 30% जो है गाड़ी हमारे देश के अंदर जो परिवहन है वो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए। इसको याद रखेंगे। लक्ष्य याद रखेंगे 2030 तक 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन भारत चाहता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश के पुरुष फुटबॉलर है रेड्री, जिन्हें बैलन डी और पुरस्कार 2024 से नवाजा गया? तो स्पेन के फुटबॉलर रोड्री को, तो याद रखेंगे स्पेन के फुटबॉलर है रोड्री, उन्हें बैलन डी और पुरस्कार दिया गया है। तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि खबरों में रहा एस्टोनिया एस्कोलारिस क्या है? तो उष्णकटिबंधीय पौधा, इसको याद रखेंगे। एस्टोनिया
एल एस्टोनिया एस्कोलारिस, यह उष्णकटिबंधीय पौधा है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के व्यापार में जानते हैं जो क्षेत्र 23 डिग्री मतलब 23 ऊपर से लेकर कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, आप देखेंगे भूमध्य मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में जो क्षेत्र आता है उसको हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इसका विशेषता क्या है कि यहाँ 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तापमान होता है। इसमें एक क्षेत्र होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट का एरिया होता है, तो उसमें भी सवाल यूपीएससी पूछता है, उसके तापमान को लेकर बीपीएससी पूछता है। और उष्णकटिबंधीय कई पौधे होते हैं उसको जान लेते हैं, जैसे सागौन है, सागौन को भी उष्णकटिबंधीय पौधा है। मोहगनी है, ये भी उष्णकटिबंधीय पौधा है। शीशम का पेड़ है और रबर का पौधा है। रबर का पौधा देखेंगे कि रबर का पौधा जो एवरग्रीन फॉरेस्ट, आपसे सवाल आ सकता है। एक सवाल आपके लिए भी है, आप एनाकोंडा सांप के बारे में जानते होंगे, तो एनाकोंडा सांप किस क्षेत्र में पाया जाता है, जिसको याद रखेंगे, एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट रेंज है, उसी में जो है एनाकोंडा पाया जाता है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दी है। तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश जो है इस तरह का काम किया है। पहले तो बिहार में पहले से ही लागू है, तो देखेंगे कि राज्य सरकार जो है मध्य प्रदेश सब क्या किया है कि सभी प्रकार की राज्य की भर्तियों में 35% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित किया है। आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करे पहल शुरू किया है। तो आप देखेंगे कि इस तरह का पहल शुरू किया हिमाचल प्रदेश द्वारा आय और सौर ऊर्जा परियोजना में निवेश करे इस तरीका के पहल किया गया है। अब सौर ऊर्जा का देखिए कि भारत जो है पूरे विश्व के अंदर चौथा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का उत्पादक राष्ट्र, चौथा है भारत जो है पूरे विश्व के अंदर। और ये भी देखिए कि भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, तो राजस्थान है, इसको याद रखेंगे। और भारत में जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस करके एक संस्था है, उसका भी जो मुख्यालय कहाँ है, भारत के गुरुग्राम में, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उनका सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो माइक वाल्टर्स को। तो देखें कि बीपीएससी में हमेशा अमेरिकी चुनाव से अमेरिका के बारे में पूछा जाता है। पिछले बार पूछा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप को कहाँ पे गोली मारा गया था, उस शहर का नाम बताइए। तो इसका जो सुरक्षा सलाहकार है डोनाल्ड ट्रंप जी का, उनका नाम क्या है, माइक वाल्टर्स नाम है। अब देखें कि डोनाल्ड ट्रंप जी जो है किस पार्टी के हैं, तो रिपब्लिक पार्टी के, इसको याद रखेंगे, रिपब्लिक पार्टी के ये राष्ट्रपति है और ये 47वें राष्ट्रपति अमेरिका के, इसको भी याद रखेंगे, इससे सवाल आ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ खोला गया है, तो विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह लद्दाख में खोला गया, इसको याद रखेंगे, लेह लद्दाख में इसको खोला गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय खिलाड़ी को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है 2024 के लिए, तो हरमनप्रीत कौर को चुना गया है। और ये हॉकी टीम के कप्तान भी हॉकी प्लेयर है, इसको याद रखेंगे, हॉकी प्लेयर है, इनको जो है FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया 2024 के लिए हरमनप्रीत कौर जी को, इसको याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उपन्यास आर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसे जीता है, तो देखेंगे समंथा हार्वे नाम है इनका, समंथा हार्वे नाम है। तो एक सवाल आता है आपके समक्ष आएगा कि जो बुकर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो पहले देखते हैं कि बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था, 1969 में, 1969 में होता है, इसको याद रखें कि बुकर पुरस्कार है उसकी स्थापना 1969 में हुआ था, 1969 में हुआ था। अगला जो बात आपको याद रखना है कि जो बुकर पुरस्कार है किसके द्वारा, द बुकर प्राइज फाउंडेशन है, एक द बुकर प्राइज फाउंडेशन नामक एक संस्था है, जो एक प्रकार का NGO है, उसी के द्वारा जो है यह बुकर पुरस्कार दिया जाता है। और ये अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया जाता है, इसको भी याद रखेंगे, यह अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया जाता है, अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया, तो पंकज त्रिपाठी जी को। ये सवाल आ सकता है क्योंकि पंकज त्रिपाठी जी बिहार से हैं और ये एक्टर है, बिहार के ही एक्टर है, इससे सवाल आ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल में चर्चा में रहा सुखना झील किस शहर में है, तो चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में सुखना झील, आप देखेंगे सुखना झील कहाँ, चंडीगढ़ के अंदर है, इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ हुआ था, बाकू अजरबैजान में हुआ था। बाकू जो है अजरबैजान का शहर है, इसको याद रखेंगे, बाकू का किसका शहर है, अजरबैजान का शहर है। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज का नाम है, UNFCC इसको भी बोलते हैं, UNFCC इसको बोला जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1952 में रियो में जो सम्मेलन हुआ था, रियो अर्थ सम्मेलन हुआ था 1952 में। क्या हुआ था 1952 में, 1992 में रियो अर्थ समिट हुआ था, उसी में इसकी स्थापना की गई, तो इसको याद रखेंगे। और 2025 का जो सम्मेलन होगा मतलब COP30 जो होगा, COP30 आपसे ये पूछा जा सकता है COP30 का आयोजन कहाँ होगा, तो ब्राज़ील के बेले में होगा, ब्राज़ील के बेले शहर है वहाँ होगा। तो जो बाकू शहर है किस देश में, अजरबैजान में। यहाँ क्या हुआ था, COP29 हुआ था, COP30 कहाँ होगा, बेले ब्राज़ील के अंदर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज किस देश के बीच होता है, तो भारत और इंडोनेशिया, इसको याद रखें, भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज होता है। इस तरीके का सवाल बीपीएससी को पूछता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि
पीएम मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स के आधारशिला रखी थी? एम्स की आधारशिला कहाँ रखा गया है? दरभंगा में रखा गया है। और देश का पहला एम्स कहाँ बनाया गया था? तो नई दिल्ली में बनाया गया था। उसके बाद देखेंगे IIM जो एम्स नई दिल्ली है उसको पहला देश का है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश की सीमा पर दारंग इमिग्रेशन चेक पोस्ट बनाया गया है? तो दारंगा, यहाँ देखेंगे दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट बनाया गया भूटान, भारत जो है भूटान की सीमा पर ये इसको बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नई दिल्ली में किया गया था। 6 से 71 नंबर प्रश्न देखेंगे। 6 से 71 नंबर प्रश्न क्या है कि किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो थाईलैंड। इसको याद रखेंगे, थाईलैंड जो है अपने देश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोनू सूद को क्या किया है? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है थाईलैंड के देश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंडाल्को ने 2024 के लिए S&P ग्लोबल कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितने अंक मिले हैं? तो देखेंगे 87 अंक मिले हैं। तो S&P क्या है? S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जो है रेटिंग कंपनी, इसको याद रखेंगे, इंटरनेशनल रेटिंग कंपनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो 47वें राष्ट्रपति है USA के कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प जी बने हैं। और ये किस पार्टी से हैं? तो रिपब्लिकन, इसको याद रखेंगे, रिपब्लिकन पार्टी के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चर्चित ज्वालामुखी माउंट लोबोटोबी लॉकी किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में, इसको याद रखेंगे। लोबोटोबी लॉकी जो ज्वालामुखी है किस देश में है? माउंट लोबोटोबी लॉकी इंडोनेशिया के अंदर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश में हो रहा है? तो भारत में हो रहा है। महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश में हो रहा है? भारत के अंदर हो रहा है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 अपना स्थान हासिल किया है? तो देखेंगे कि लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो को दिया गया है, ऑस्कर के लिए अपना स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश ने 16 वर्ष की कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया क्या किया अपने देश में कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि वहाँ के जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम इस सब का उपयोग नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना हुआ लिंगोसैट लॉन्च किया है? तो जापान का यह उपग्रह है लिंगोसैट, लकड़ी से बना हुआ जापान का उपग्रह है, उसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल में विदेश मंत्री जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत का पहले नए वाणिज्यिक दूतावास बनाया? तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का शहर है, और वहाँ पे जो है जयशंकर जी जो है एक नया वाणिज्यिक दूतावास बनाया गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत और वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्याभ्यास बीनबैक्स किस भारतीय राज्य में संपन्न हुआ था? अंबाला के अंदर, पंजाब के अंदर अंबाला में इसका जो है शहर में संपन्न हुआ था। और बीनबैक्स याद रखेंगे, बीनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच सैन्याभ्यास है, इसको याद रखेंगे। बीनबैक्स जो है भारत और वियतनाम के बीच एक प्रकार का सैन्याभ्यास है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। शारदा सिन्हा को किस वर्ष पद्म भूषण दिया गया था? तो 2018 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। शारदा सिन्हा जी को पद्म भूषण 2018 में दिया गया था। इनको बिहार के कोकिला भी बोला जाता है, इसको भी याद रखेंगे, बिहार का कोकिला बोला जाता है, क्योंकि इनका इस बार से निधन हुआ था, तो इससे सवाल आने की संभावना पूरा है। अब देखेंगे पद्मश्री अवार्ड जो है इनको पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया था? 1991 दिया गया था, इसको भी याद रखेंगे। 1991 में 1991 में दिया गया था। और इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला हुआ है, मैंने प्यार किया फिल्म के लिए इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला हुआ है, तो उसका याद रखेंगे। इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला हुआ है किस फिल्म के लिए? मैंने प्यार किया, इसके लिए इनको फिल्म पुरस्कार भी मिला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो मनदीप जागरा जी है जो इनके द्वारा जीता गया। क्या जीता गया इनके द्वारा? विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता गया है, तो इनको याद रखेंगे। मनदीप जांगरा जी है। हाल में किस राज्य ने दीपम 2 योजना की शुरुआत की है? तो आंध्र प्रदेश द्वारा दीपम 2 योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसे 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन उसको अध्यक्ष चुना गया भारत को, और इसको 2015 में स्थापित किया गया था। COP21 में इसको लाया गया था, COP21 में इसको लाया गया था, और भारत और फ्रांस के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में, इसका याद रखेंगे। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में अतनु दास को कौन सा पदक मिला है? कांस्य पदक मिला है, इसको याद रखेंगे। अतनु जो दास है उनको कांस्य पदक मिला है स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला
एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया गया है? तो देखें लेह लद्दाख में अंदर शुरू किया गया था। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में शुरू किया गया। अगला प्रश्न, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? गुजरात है। इसको याद रखेंगे, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना है। अगला प्रश्न है, इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स के तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव्स लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? तो मोरमुगांव बंदरगाह बना है। और ये कहाँ है? गोवा के अंदर। इसको याद रखेंगे, गोवा में मोरमुगांव बंदरगाह है। और यह जो है इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स के तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव्स लागू किया है, तो इसको याद रखेंगे। वनडे क्रिकेट में भारत की तरफ सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्या है? तो स्मृति मंधाना जी है। स्मृति मंधाना जी जो है सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला, इसको भी याद रखेंगे। स्मृति मंधाना जी जो है सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला है। अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी यानी रन फॉर यूनिटी को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो अमित शाह जी है। और रन फॉर यूनिटी जो है कि हर साल जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसको बाद देखेंगे, प्रत्येक साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को क्या किया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसके निर्माण तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को स्मरण करने के लिए रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान तो कितना? 79 रहा है, 79 रहा है। और प्रथम स्थान पे कौन है? डेनमार्क रहा है। तो इसके क्या देखेंगे, प्रथम स्थान पे कौन रहा है? डेनमार्क रहा है। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है कौन जारी करता है? यूपीएससी द्वारा 2014 में पूछा गया था कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट क्या है? एक प्रकार से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ है इसका? वाशिंगटन डीसी के अंदर, ये अमेरिका में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि 76वें गणतंत्र दिवस के लिए, जो 76वां गणतंत्र दिवस हुआ उसके लिए किस देश के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया था? तो इंडोनेशिया के थे। इसको याद रखेंगे, वीवीआई प्रश्न है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे प्रबोवो सुबियांतो। और इस साल जो हुआ था गणतंत्र दिवस, उसमें प्रथम झांकी किसका रहा? तो महाकुंभ 2025 को उत्तर प्रदेश के झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। इसको अभी याद रखेंगे। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन उत्तराखंड में शायद किया गया। हाँ, उत्तराखंड में किया गया है। तो उत्तराखंड राज्य में पहला राइटर्स विलेज बनाया गया, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किया गया 2 स्वदेशी गश्ती जहाजों का नाम क्या है? तो अदम्य और अक्षर। अदम्य और अक्षर नाम है। तो भारतीय तटरक्षक बल के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के बारे में जानते हैं तो आप देखें कि भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुआ था? 1977 में किया गया था। इसका देखिए 1977 में किया गया था। और कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के तहत, जो एक कोस्ट गार्ड एक्ट है 1978, उसके तहत इसको विधिक अधिकार दिया गया। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो गृह मंत्रालय नहीं, इसको याद रखेंगे, यह रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अधीन आता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। जबकि जो भी अर्धसैनिक बल किसके अधीन आता है? तो गृह मंत्रालय, इसको भी याद रखेंगे। अर्धसैनिक बल किसके अधीन आता है? जैसे सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, ये किसके अधीन आता है? गृह मंत्रालय के अधीन आता है। जबकि भारतीय तटरक्षक बल जो है रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। और जो तीनों सेना वो भी किसके अधीन आता है? तो रक्षा मंत्रालय के, जैसे कि थल सेना हो गया, वायु सेना हो गया, जल सेना हो गया, ये सब किसके अधीन आता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। इसको भी याद रखेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को हुई थी। और ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होने का मतलब क्या है? कि इसका ज़्यादातर जो संपत्ति है, शेयर होल्डर है, किसके अधीन है? तो भारतीय सरकार या सरकार के अधीन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जो वारदा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया किस राज्य में? तो गुजरात में किया गया। वारदा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। और आपको मैं बता चुका हूँ कि वन्यजीव अभ्यारण्य का घोषणा किस एक्ट के माध्यम से होता है। आप इसको मेमोराइज करें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972। अगला प्रश्न आता है कि भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री कहाँ बनाया जा रहा है? गुजरात में। पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री भारत में कहाँ बनाया जा रहा है? गुजरात में। इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंडर 23 मतलब अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तिराना में किया गया। इसको याद रखेंगे। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तिराना शहर में किया गया। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि किस राज्य सरकार ने हाल में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश द्वारा ऐसा किया गया। उत्तर प्रदेश जो है राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाने की घोषणा किया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू।